गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पोषण जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे, जिसका पहला टॉपिक है पोषण। इसका इंग्लिश न्यूट्रिशन होता है। पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो भोजन जो हम करते हैं मुख्य रूप से उसी को पोषण कहा जाता है। जब भोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण से क्या होता है? हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा। ऊर्जा, हाँ, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग भोजन करते हैं और भोजन से हम लोग को पोषण मिलता है। तो आइए उसकी कुछ परिभाषा है, उसको देखते हैं क्या है। कहता है कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसे पोषण कहते हैं। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। तो उसी खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक। एक और परिभाषा लिखा है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। तो ये एक विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। पोषक तत्व किस में रहेंगे? भोजन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अम्ल, ये सारे पदार्थ किस में होते हैं? भोजन में होते हैं, जो पोषक तत्व कहे जाते हैं। कैल्शियम, खनिज, ये सारे भोजन से मिलते हैं, जिसे पोषण कहते हैं। पोषण की विधियां भी हैं, आगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इसकी दो प्रमुख विधियां होती हैं। श्वसन क्या है? रेस्पिरेशन। श्वसन ऐसे आम तौर पर देखा जाए तो सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। लेकिन श्वसन का परिभाषा कुछ अलग है। श्वसन में क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से क्या करता है? खून हृदय में को भेजता है, हृदय के साथ खून के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। अब मिलने के बाद खून कोशिकाओं के अंग, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद ये कोशिकीय ईंधन में भाग लेता है और वहां पर भाग लेकर ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा बनाने के बाद फिर क्या करता है? वहां से जब ऊर्जा बन जाता है तो कोशिकीय ईंधन में भाग लेगा, जिसके कारण ग्लूकोज बनता है और उसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से क्या करता है? ब्लड उसको ग्रहण करता है और ग्रहण करके फिर हमारे शरीर के क्या कहते हैं उसे हृदय में लाता है और हृदय फिर किसको भेजता है? फेफड़ा को भेजता है और फिर फेफड़ा नाक के द्वारा निश्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो वही क्रिया यहाँ पर होती है श्वसन में। तो आइए श्वसन की परिभाषा जानते हैं क्या है। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा, जिसको एटीपी कहते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन जाने के बाद किसमें हो जाता है? कोशिका में जाता है और कोशिका में फिर वो कोशिकीय ईंधन में भाग लेता है, जिसके कारण क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बात समझ गए? परिवहन तंत्र क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? अब आइए इसके बारे में जानते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? परिवहन तंत्र क्या होता है? तो देखिए, हमारे शरीर में, मानव शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में ऊर्जा कहीं और बनता है, खर्च कहीं और होता है, काम कहीं और होता है। तो वहां पर सारे जगह ऊर्जा को पहुंचाने का काम जो होता है वह परिवहन तंत्र कहलाता है। तो परिवहन तंत्र का परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि उपयोगी पदार्थों को, कैसा पदार्थ होना चाहिए? उपयोगी, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। उपयोगी पदार्थों को
उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन तंत्र कहते हैं। बात समझ गए परिवहन तंत्र क्या है? मतलब इसमें क्या है कि उपयोगी पदार्थ को ले जाकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है। उपयोगी जो पदार्थ है उसको कहाँ ले जाना है? प्रत्येक कोशिका तक ले जाना। आप प्रत्येक कोशिका तक जब ले जाइएगा तो वो तो काम करेगा वहां पर। उपयोगी पदार्थ है तो वो उपयोग में लाने के बाद फिर अपशिष्ट बनेगा, तो फिर अपशिष्ट पदार्थों को, जिसको हानिकारक भी कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने। गंतव्य स्थान का मतलब जहां पर इसको जाना चाहिए वहां पर इकट्ठा रहता है और समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसको कहते हैं गंतव्य स्थान। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। बात समझ गए? क्या है? उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन में क्या है कि जैसे कि हम कोई भी चीज खाते हैं तो कुछ देर के बाद वो अपशिष्ट में बदल जाता है, या कोई हमारे शरीर में बेकार चीजें बन जाती है तो उसको अपशिष्ट के रूप में देखा जाता है। वो शरीर में हमारे उसके लिए कोई काम नहीं होता, तो उसको शरीर से बाहर निकालना जाता है जिस क्रिया द्वारा, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए कुछ उत्सर्जन पदार्थ के बारे में बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए शरीर में जो है हम पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बाद कुछ देर के बाद वो शरीर में हमारे लिए हानिकारक के रूप में बदल जाता है, जिसको मूत्र कहते हैं, और मूत्र से शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में गर्मी के दिनों में क्या होता है? गर्म होता है तो शरीर हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और उसमें जो कुछ सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं जिसको पसीना के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। और जिस प्रोसेस द्वारा यह बाहर निकलते हैं उसी को उत्सर्जन कहते हैं। आइए अब परिभाषा पाते हैं क्या उत्सर्जन। कहता है विषैले तथा हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक और विषैले पदार्थ होते हैं, जिस क्रिया द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन की परिभाषा समझ आया? क्या उत्सर्जन की परिभाषा? तो जिस क्रिया द्वारा हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए जनन के बारे में, जैसे कि इसके बारे में कुछ है, ये उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। जितने जैसे में लिखाया गया है इसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जन की क्रिया नहीं है, जिस क्रिया द्वारा ये बाहर निकलते हैं उसको उत्सर्जन कहते हैं। आज जो ये जैसे में लिखा है इसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पसीना, मल मूत्र, आंख का कभी कभी देखिए आंख में से एक सफेद टाइप का निकलता है जिसको आम भाषा में कीचड़ कहा जाता है। आंख का कीचड़ निकलता है, वो आंख खराब होता है तो उससे निकलता है, वो भी निकलना आवश्यक होता है, वो भी क्या है? हानिकारक पदार्थ है हमारे आंख के लिए। अब जैसे कभी कभी देखिएगा अपने शरीर में भी क्या होता है, कहीं कहीं कोशिकाएं मर जाती है तो वहां पर घाव बनकर कोशिकाएं सड़कर बाहर निकल जाती है और वहां पर फिर नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो उसको भी बाहर निकलना आवश्यक होता है, जो उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। अब ये जनन रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनन क्या होता है? देखिए जनन क्या है? अपने जैसे जब संतान की उत्पत्ति किया जाता है जिस क्रिया द्वारा, उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। या अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, अपने जनसंख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अपने जैसा ही संख्या में वृद्धि करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब जनन की कुछ परिभाषा इस प्रकार है कि जिस क्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं, या अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। तो ये दो परिभाषाएं हैं कि अपने जैसे अगर संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। जैसे आप देखोइएगा कभी बिल्ली का बच्चा जो होता है बिल्ली ही जन्म लेता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही जन्म लेता है, भले उसमें कुछ शरीर रंग रूप अलग हो सकते हैं लेकिन देखने में उसी के जैसे लगते हैं। मानव का बच्चा जो होता है हमेशा मानव जैसा ही दिखता है, बशर्ते उसका रूप रंग अलग हो सकते हैं लेकिन देखने में उसी के जैसा होगा, हाथ वैसा होगा, पैर वैसा ही होगा, हमेशा ऐसा होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ क्रोमोसोम के बदलाव के कारण कुछ के शरीर में उसके बदलाव भी हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिलता है। अब आइए पोषण की विधियां।
पोषण जो है दो तरह के मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण। स्वपोषण में क्या होता है, ये ऐसा पोषण है जिसमें किसी जीव पर यह निर्भर नहीं रहता, अपना भोजन स्वयं बनाता है और स्वयं एक ही जगह पर रहकर इकट्ठा कर लेता है, पा लेता है। तो ऐसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण का जो इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसका पहला परिभाषा हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। ये ऑटोट्रॉफिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जो ग्रीक के भाषा है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे, पूछेगा कि स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ग्रीक के किन दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। तो ग्रीक के दो भाषा है, ऑटो और ट्रॉफ। ऑटो और ट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, स्वतः। अर्थ क्या होता है ऑटो का अर्थ, स्वतः, स्वयं, स्व, अपने आप। तो इसको कहते हैं क्या, ऑटो। इसको क्या कहते हैं, ऑटो कहते हैं, ठीक है। जबकि ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। जबकि ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है, पोषण। अर्थात हम इससे परिभाषा बना सकते हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, स्वयं बना लेता है, उसको स्वपोषण कहते हैं। इसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, यह अपना भोजन उसी जगह पर बना लेता है। अब जैसे कि परिभाषा लिखा है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, मात्र एक ऐसे ये जीव हैं हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। बाकी सारे जीव जो हैं किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बात समझ रहा है। अब देखिए ये क्यों अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, इनमें ऐसा क्या खास बात होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हरे पेड़ पौधों में एक प्रकार का लवक पाया जाता है जिसको कहते हैं हरित लवक, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको कहते हैं पौधे में हरित लवक होता है, या इसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में एक खास तरह का वर्णक और होता है। क्लोरोप्लास्ट में खास तरह का वर्णक होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, या इसी को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। क्लोरोफिल या पर्णहरित। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव मिला कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, या ये कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कौन, अब इसमें क्लोरोफिल, अब इसमें एक गुण होता है कि ये सूर्य में जो ऊर्जा है ना उसको अवशोषित करने का काम क्लोरोफिल या पर्णहरित ही करता है। अगर क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं रहेंगे तो सूर्य में जो ऊर्जा है उसको अवशोषण नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें पेड़ पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वह भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं। जबकि हम लोगों में ऐसा नहीं पाया जाता, जिसके कारण हम भोजन के रूप में किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। हम लोग भोजन किसके रूप में करते हैं, ठोस या तरल के रूप में करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया था पेड़ पौधे के बारे में कि जो पेड़ पौधों में जो होता है वहां पर O2 या CO2 का आदान प्रदान कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है। माध्यम तो इसमें विसरण होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, तो बहुत से पेड़ पौधों के पत्तियों में रंध्र होता है, या जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पत्तियों में। पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये स्टोमाटा जो होता है इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान के लिए छिद्र होता है। इसमें बहुत महीन छिद्र होता है जिसको रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, और यहाँ से ही पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिसमें पत्तियां नहीं होती है,
तो उसमें ये तने के रूप में पाए जाते हैं, तना में भी ये छिद्र होते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में देखा जाता है कहाँ होते हैं, पत्तियों में। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या है, पीपल का पत्ता देखिएगा, पीपल का पत्ता जब नीचे गिर जाए कुछ या एक सप्ताह के बाद उसमें देखिएगा, उसको उठा के देखिएगा तो ऊपर वाला जितना उसका पत्ता दिखने वाला भाग होता है वो सड़ जाता है और उसके जाली के रूप में एक पूरा छिद्र दिखाई देगा। तो वो जाली ही जितना छिद्र दिखाई दे रहा है उस सभी को क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ऐसे हरे पौधे में डायरेक्ट रूप से देखिएगा तो आपको दिखने नहीं देते हैं। तो आइए इसको मिटाइए, फिर हम आगे लिखाते हैं। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत बात कर लिए, बात नहीं पा रहा ना जहाँ 4 गो लड़की या औरत मिल जाए चुपचाप रही ना, जहाँ 4 गो लड़की मिल जाए और 4 गो औरत मिल जाए शांत बैठेगा कबो शांत नहीं बैठ सकता, उसका तो उसका करते जाएगा साहब। एक देखो हम लोग बहुत सफर करते हैं ट्रेन में, देखना हम लोग बहुत नहीं, सुनो ना बात बताते हैं। तो उसका जब हम सफर ट्रेन से करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ट्रेन जाते हैं, हम लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ हम लोग के साथ आते हैं जाता है, किसी से कोई पूछताछ नहीं होता है। लेकिन कौन औरत एक जगह बैठ जाए, एक और औरत पास में आकर बैठ जाए, दोनों एक दूसरे से बात करने लगेगी। अब बात करते करते अपना सास ससुर से लेके अपना नैहर तक कब वहां पहुंच जाएगी पते नहीं चलेगा। कुछ देर के बाद पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार निकला है। तो बताओ, कोई जान पहचान नहीं था। कुछ देर आधा घंटा जब सफर निकला जाएगा तो पता चलेगा जा रवा कहीं तो हमारे फालनवा के फालनवा पड़ेगा है कि नहीं। तो उस तरह वो औरतें में खास बात है, लड़कों में कहा, लड़का तो कभी तन का सफर करेगा कितना वो जानो पहचान वाला आ जाएगा ना, हम जब इसको देखे थे, कभी पूछेगा नहीं उससे कि देखे थे कि नहीं देखे थे। तो इस तरह होता है। लड़कियों को जलस तन का ज्यादा ही होता है, कुछ कोनो चीज के बारे में जलस बहुत ज्यादा होता है। लड़का का जलस नहीं होता, नहीं होता है। अच्छा होता है, ठीक है, चलो मान लेते होता होगा। एक बात बताइएगा आप लोग, सही है कि गलत है, आप लोग देखिएगा। आप लोग एक ही वो कपड़ा कई वो शादी में पहन सकते हैं? अच्छा आप लोग बताइए कितना, बहुत ईमानदार आप लोग। लड़का देखना एक गो पैंट शर्ट पर सारा शादी सुधा देगा, जितना गांव का शादी होगा सारा एक गो पैंट शर्ट पर सुधा देगा। लेकिन एक औरत, एक लड़की कभी भी पूरा गांव का शादी एगो पैंट शर्ट या एक मेथी को क्या कहते हैं उसको साड़ी पर नहीं खत्म हो सकता। जानते हैं क्या उस एक वो भी कपड़े खरीदता है, एक शादी में पहन लेता है और फिर दूसरे में खरीद लेता है। बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है ऐसे, लेकिन लड़कियां तो अधिकांश होता है। देखो होता क्या है, लड़का मेहरारू को पूछिएगा, कभी उनसे मिलेगा था, पूछा जाता है, जानते हैं काती होता है। जैसे वह साड़ियाँ पहन के जाइएगा ना तो उसके बगल वाले कहेगी फलवा के शादी में ये साड़ियाँ पहन ले, तो ऐसा होता है। तो देखो उसको देख कर जलाना चाह रही है, उसको कहना चाह रही है कि बदल के आ इसको, तो बार बार ऐसा होता ही रहता है। तो लड़कियां और लड़के एक दूसरे को देखकर जलती है, लड़का को वो एक दूसरे को देखकर नहीं जलता। हम लोग नहीं, देखो हम एक के वो कपड़ा रोज पहन के आए ना, तो कबो लड़का नहीं पूछेगा सर जी एक कपड़ा पहन के आते हैं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन लड़की आ जाए तो एक लड़की दूसरे से जरूर पूछेगी काल में पहन कर ले। देखिए अभी भी देखिए ना, हम लोग एक वीडियो कितना पैंट शर्ट बना देते हैं, पता नहीं चलता। हम लोग उसको तब तक पहनते हैं जब तक फट नहीं जाता। आप लोग तब तक पहनते हैं जब तक नया रहता है, पुरान हुआ रिजेक्ट। आइए यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप लोग कौन पैसा कमाना है, पैसा तो हम लोगों ने कमाना है, हम लोग खाली एंजॉय करना है। लाइए तो लाइए, पहनना है तो पहनना है। देखिए सुनिए, पेड़ पौधे जो है किसके कारण हरे दिखते हैं जी?
तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव निकला कि पेड़ पौधे जो होते हैं किसके कारण हरे दिखते हैं? पर्णहरित के कारण हरे दिखते हैं, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। इसी के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसके दिखते हैं? हरे दिखते हैं। और हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या में देखा जाए तो पेड़ पौधे हैं। इसी के कारण हमारा वायुमंडल भी अर्थात हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। इसके कारण और पानी के कारण नीला दिखाई देता है। तो यहाँ से वो भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो पेड़ पौधे किसके कारण हरे दिखते हैं? क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण हरे दिखते हैं। परपोषी क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसको देखिए, ये देखिए हेट्रोट्रॉफ शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हेट्रो और दूसरा है ट्रॉफ। हेट्रो का अर्थ होता है विषम, भिन्न, पर या दूसरा। ठीक है, हेट्रो का अर्थ होता है विषम, भिन्न, पर या दूसरा, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति हो, कोई दूसरा जीव हो, कोई दूसरा जगह। तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। तथा ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? पोषण। अर्थात हम कह सकते हैं परपोषी में वैसा जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहेंगे, अस्थायी तौर पर हो सकते हैं या अस्थायी तौर पर रह सकते हैं। उसके शरीर के संपर्क में सटे हुए रह सकते हैं या अलग रह सकते हैं। कुछ देर के लिए सटा तो जरूर रहेगा और उससे उसको भोजन लेगा, उसी के शरीरों से क्या लेगा? भोजन लेगा। अब भोजन तो लेगा लेकिन बदले में उसको हानि भी पहुंचाएगा, फायदा ना पहुंचाकर हानि पहुंचाएगा, तो उसको कहते हैं परपोषण। जैसे कि कुछ जीवाणु है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटोजोआ है। उससे एक और आता है अमरबेल, नाम सुनिएगा अमरबेल के बारे में। जानते हैं अमरबेल क्या होता है? देखिएगा पेड़ पौधे पर एक तरह का पतला पतला लती टाइप का पूरा उसके ऊपर बिछ जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अमरबेल कहता है। जिसको क्या कहते हैं? अमरबेल। और वो अमरबेल क्या होता है? परजीवी होता है। वो जिस पौधे पर रहता है उससे उसको भोजन लेगा, उसी पौधों से उसको भोजन लेगा, और उसको भोजन लेते लेते जब ज्यादा मात्रा में इसकी बढ़ जाएगा तो भोजन पेड़ पौधों को न मिलकर उससे भोजन ले रहा है, जिसके कारण वो पेड़ पौधे कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए इससे क्या कहा जाता है? परजीवी, क्योंकि उसको बदले में हानि पहुंचा रहा। तो आइए इसका परिभाषा क्या है? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों से करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बैल, शेर, कुत्ता, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? परजीवी के रूप है। सब क्या है? परजीवी है, क्योंकि सब ये किसी न किसी दूसरे रूप पर जीव पर निर्भर रहते हैं। सब दूसरे जीवों से भोजन अपना ग्रहण करते हैं। अपना भोजन ये स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। ये किसी न, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग भोजन अपना से बनाते हैं जी, कई बनाते तो हैं लेकिन वो पकाते हैं, बनाते नहीं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे का कोई बीज लेते हैं, उसको पकाकर खाते हैं, या साग सब्जी का पत्ता होता है उसको बनाकर खाते हैं। तो दूसरा जीव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना, पेड़ पौधे एक जीव है, उसके अंश को हम खा रहे हैं। या मांस मछली को हम खाते हैं तो वो भी एक अलग जीव है, उसको खाने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जीवों को भी खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव हैं जो हम लोग नहीं खाते हैं लेकिन अलग देशों में उसको खाया जाता है। ठीक है, तो आइए पर पोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण की 2 विधियां होती है, पर पोषण और स्व पोषण। और यहाँ पर पोषण के प्रकार के बारे में पूछा जाए तो यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणिसम पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या होता है? ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सैप्रोस और ट्रॉफिक। तो ये क्या होता है? सैप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण, मतलब सोखता है किसी चीज से, किसी जीव से या किसी जगह से। ये क्या करेगा? सोखने का काम करेगा, उसके संपर्क में रहेगा और सोखने का काम करेगा। और सोखेगा कैसे? कार्बनिक या अकार्बनिक रूप में उसको सोखेगा। तो इसको कहते हैं मृतजीवी पोषण। परजीवी में क्या होता है? ये किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा, दूसरे जीव के साथ रहेगा और उसके साथ में रहकर उसको हानि देगा। हानि के बाद क्या देगा? उसको भोजन ले लेगा। उसको हानि तो देवे करेगा, साथ में क्या ले लेगा? भोजन ले लेगा। तो भोजन लेगा तो उसको क्या कहते हैं? परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। अब प्राणी संपोषण होता है वैसा पोषण जिसमें जीव जो है मुख के द्वारा
ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय बैल भैंस कुत्ते बिल्ली, ये सब क्या होगा, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। अब ये मृतजीवी पोषण का परिभाषा क्या है, तो ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है सैफ्रोस, जिसका अर्थ होता है अवशोषण। ठीक है, तो क्या बना है, सैफ्रोस का मतलब होता है अवशोषण। तो ये अवशोषण के रूप में उसको ग्रहण करता है भोजन को, अर्थात वैसा परपोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों जैसे पौधे जंतु के शरीर से घुलित कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोषण भोजन जो करता है ये कैसे करता है, ये तो मृत जीवों के शरीर से करता है। किसको, जो जैसे कोई जीव मर गया, मरने के बाद सड़ेगा गलेगा, तो उससे हुआ भोजन ग्रहण करता है। उसमें पेड़ पौधे या जंतु भी हो सकते हैं, तो उससे यह भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि कुछ कवक है, कवक क्या करते हैं, वैसी के रूप में मृतजीवी भोजन है, कवक है। बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस है जो इससे भोजन ग्रहण करते हैं। तथा कुछ प्रोटोजोआ है, और जो आता है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है गोबर छाता के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है, गोबर छाता के बारे में। गोबर छाता को देखे हैं, देखिएगा बरसात के दिनों में पेड़ पौधे जब सड़ जाते हैं तो उसके ऊपर या कहीं घास फूस सड़ता है, वहां पर एक छाता टाइप का पत्ता जम जाता है, बहुत लचीला होता है, उसको छूने के बाद वो तुरंत टूट जाएगा, तो उसी को कहते हैं गोबर छाता। उसको क्या कहते हैं, गोबर छाता कहते हैं। कोई दिक्कत, तो ये गोबर छाता जो होता है, इसका पूछा गया क्वेश्चन है गोबर छाता में कैसा पोषण होता है, तो कैसा होता है, मृतजीवी पोषण होता है। कैसा होता है, मृतजीवी पोषण होता है। मृत जीवों को अपघटक भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे, मृतजीवी को ही क्या कहा जाता है, अपघटक। अपघटक का मतलब होता है कोई जीव मर जाता है तो उसको पांचों तत्वों में विलीन करने का काम कौन करते हैं, ये मृतजीवी करते हैं, इसलिए इसको अपघटक कहा जाता है। जैसे कोई जीव मर जाएगा तो वहां पर अगर वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ नहीं जाएंगे तो वो जीव क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा और बहुत ज्यादा बदबू देने लगेगा, और वैसा ही कई दिनों तक पड़ा रहेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन आप देखिएगा कोई जीव सड़ता है तो महकेगा कुछ दिन का, 7-8 दिन महकेगा, उसके बाद उसका दुर्गंध खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें मृतजीवी जो होते हैं वो उसके शरीर में पनप जाते हैं और उसको धीरे धीरे अपघटित करके नष्ट कर देते हैं, और जितना मांस होता है उसको खाकर अलग हटा देते हैं, केवल हड्डी बचता है जिससे बास नहीं आती है। तो ये करते हैं अपघटक के काम, इसीलिए इसको अपघटक कहा जाता है, क्योंकि उसको अपघटित करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, सड़ा गलाकर खत्म करने का काम करते हैं मृतजीवी, इसीलिए अपघटक कहा जाता है। अब आइए परजीवी पोषण के बारे में जानते हैं। पैरासाइट्स शब्द दो ग्रीक शब्द पारा और साइटोस के मिल से बना है। ये दो शब्दों के मिल से बना है, कौन सा, एक तो है पारा और दूसरा है साइटोस। साइटोस, पारा और साइटोस। पारा का अर्थ होता है पास या बगल, तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण। मतलब ये ऐसा पोषण है कि आपके पास में रहेगा या आपके बगल में रहेगा। ये ऐसा जीव है, या तो आपके पास में रहेगा, मतलब आपके पास में ना रहेगा, किसी अन्य जीव के पास में रहेगा और वहां पर उसके पास या बगल में रहेगा और उससे अपना भोजन ग्रहण करेगा और बदले में उसे हानि पहुंचाएगा। तो जैसे देखिए, अर्थात वैसा परपोषण जिसमें जीव किसी अन्य जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी तौर पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है तथा उसे जीव को बदले में हानि भी पहुंचाता है। जैसे कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल, अभी बताया ना अमरबेल के बारे में, जैसे अमरबेल, जंतु जैसे गोलकृमि, ये सब गोलकृमि, कृमि जितने हैं, जैसे जोंक होता है ना, जोंक को कृमि कहा जाता है, जोंका, हुकवर्म है, टेपवर्म है, ठीक है, एंट अमीबा है, हिस्टोलिटिका है, मलेरिया परजीवी है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अब जैसे दे देगा एंट अमीबा में कैसा पोषण होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, परजीवी। इस जितना एग्जाम्पल में लिखाया गया है इसमें से कोई एक एग्जाम्पल दे देगा और उसके बारे में पूछेगा, बताइए कैसा पोषण होता है। अब आइए, पोषी किसे कहते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, पोषी जिसको होस्ट कहते हैं। परजीवी अपना भोजन जिस जीव से प्राप्त करते हैं
उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर में है तो उसे हम क्या कहलाएंगे? उसके लिए पोषी कहलाएंगे, क्योंकि उसको पोषने का काम कर रहा है। जैसे कि आपका जू है, ढील जिसको कहते हैं, वो आपके माथा में रहता है, आपके से खून चूसता है, अब बदले में आपको हानि भी पहुंचाता है, तो वह क्या हो जाएगा? उसके लिए आप ढील के लिए क्या है? पोषी है। आप उसको पोषने का काम कर रहा है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? होस्ट कहलाते हैं। जो इस जीव जो जिससे जीव भोजन प्राप्त करेगा ना, कौन? परजीवी। परजीवी जिससे भोजन प्राप्त करेगा वो जीव उसके लिए क्या कहलाएगा? पोषी कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। उसके लिए होस्ट है कि पोष रहा है, उसको पोषने का काम कर रहा है। तो अब विक्रय हो गया आपका प्राणी संपोषण, ये अगले दिन हम पढ़ा देंगे कल, और ये खत्म हो जाएगा।